और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और इसका महत्व को समझते तो आज ये स्थिति नहीं बनती देश के अंदर कि आज आईसीएमआर को कहना पड़े दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इसको पोस्टपोन करते हैं टेस्ट को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है। और मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को अब भी चाहिए, पता नहीं ये लॉकडाउन पहले 14 से बढ़ा है 3 तक, और 3 के बाद में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें तैयारी युद्ध स्तर पर सावधानी पूर्वक सोच समझ करके करनी चाहिए। तो ये आज ऐसी खबर आई है जिसने हम सबको विचलित कर दिया, क्योंकि कैपेसिटी पीसीआर के कितनी कोशिश कर लो तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। जितनी हम लोग चाहते थे टेस्ट करना, समय पर उसके परिणाम आ नहीं सकते, तो टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेस्ट कर लिया और टेस्ट को हम लोग अगर वक्त लगेगा 5-7 दिन लगेंगे, इतने में वो व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को और संक्रमित कर देगा। ये सोच के हम लोगों ने रैपिड टेस्ट की बात की थी। फिर हमने 4,000 सैंपल भेजे वहाँ दिल्ली के अंदर। 4,000 में से कितने आ गए? करीब 80 केस जो है वो आए हैं। 3800 की जांच हो चुकी है 4,000 में से। 3800 की जांच में से 80 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार से हमने अपना बैकलॉग भी खत्म किया। तो ये मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को कि आप ये कोविड की जंग कोई मामूली जंग नहीं है। राज्यों को और केंद्र को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। राज्यों के अपने अनुभव होते हैं जो केंद्र में नहीं होते हैं। राज्यों का जो सीधा पब्लिक से वास्ता पड़ता है, फीडबैक मिलता है, उसका लाभ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे उस वक्त में। अभी आईसीएमआर को चाहिए कि पूरे देश के सब राज्यों की रिक्वायरमेंट पूरी वो करे। जिन कंट्री में क्वालिटी की इक्विपमेंट मिल सकती हो उसका पता लगाए। जो नहीं हम चीन से इंपोर्ट करें, हम कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उस दिशा में उनको सोचना चाहिए। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हमने लिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है तो अस्पतालों के अंदर ज़्यादा कोरोना का माहौल बन गया। कुछ हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए समर्पित किया गया। तो ये रेगुलर जो पेशेंट हैं उनको तकलीफ होने लग गई। प्राइवेट हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि ऐसे वक्त में जिम्मेवारी निभाएं वे लोग। कुछ लोग निभा रहे हैं, कुछ लोग नहीं निभा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 1-2 हॉस्पिटल्स को नोटिस भी दिया है। आगे भी हम पूरी कड़ाई करेंगे जिससे कि कोई मरीज वहाँ से असंतुष्ट होकर नहीं लौटे। ऐसे किस्से आए हमारे पास में। एक हॉस्पिटल का मरीज 5 साल से वहाँ हॉस्पिटल का मरीज है। अब वो गया अभी कोविड के इस दरमियान के लॉकआउट के दरमियान में, उसको मना कर दिया गया। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए कि अभी लॉकआउट का जो समय है और जो चैलेंज हमारे सामने हैं जीवन बचाने का, उसमें असली परीक्षा उनकी अब होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कि वो सेवा भाव से हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या खाली धन कमाने के लिए कर रहे हैं।
दो टूक करना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को। उनकी नैतिक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है वे लोग आगे आए और जो वहाँ मरीज पहुँच जाए, चाहे उसके पास साधन है या नहीं है, तभी वो उसका पूरा इलाज करे। इन द मीन टाइम हमने एक और व्यवस्था करी है। कल ही तय किया था और कल से 4 तो मोबाइल वैन राजस्थान के अंदर एसडीओ हेडक्वार्टर के साथ साथ और जगह भी, इम्पोर्टेंट जगह भी मोबाइल ओपीडी यूनिट के रूप में काम करेगी। सीएमएचएस को निर्देश दे दिए गए हैं, कल से वो काम प्रारंभ हो जाएगा, जिससे गांव-गांव में, कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर भी जगह जगह जाकर के वे मोबाइल ओपीडी वैन खड़ी होगी, जिससे कई मरीज जो है छोटी बड़ी बीमारी के, वो कम से कम जाके अपनी स्थिति बता सकें। या कोई मरीज आएगा, उन मोबाइल वैन को इंस्ट्रक्शन होंगे कि कोई सीरियस बीमारी भी है और ध्यान में आई है, तत्काल वो उच्च अधिकारी को, सीएमएचओ को इतला करे, जिससे कि प्रायोरिटी पे उसका इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके सरकार, ये सुनिश्चित कर सके। इसको भी हमने फैसला किया जो आज लागू हो गया है। टेस्ट के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुकाबले में हम कहीं नहीं टिकते हैं पहले से देश के अंदर। अभी हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़्यादा लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, मृत्यु दर बहुत कम है, पर कोई पता नहीं किस दिशा में ये कोविड-19 जाएगा। तो भारत सरकार की ड्यूटी है कि दूसरे मुल्कों में तो यूएसए में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, यूएई में तो भयंकर टेस्ट कर रहे हैं। यूएई तो आप जानते हो कि बहुत बड़ा कोई कंट्री नहीं है, 77,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। हमारे यहाँ हो रहे 291 टेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे पास आंकड़े आए थे और कंट्री में कि कंपेरिजन में हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं। यूएसए में 12,000 के आंकड़े बता रहे हैं, जर्मनी में 21,000, इटली में 22,000, स्पेन में 20,000 पर मिलियन। ये मीडिया की रिपोर्ट थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर किस प्रकार से हम लोग सोच रहे थे कि हम भी रैपिड टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़े राजस्थान और मॉडल बने राजस्थान टेस्ट के मामले में, जैसे भीलवाड़ा के मामले में बना था, उसी ढंग से हम चाहते थे कि राजस्थान भी सबसे पहले, आपको मैंने कहा था कि रैपिड टेस्ट करने वाला राज्य राजस्थान है, पर दुर्भाग्य से मैंने आपको स्थिति बताई कि वो स्थिति आज नहीं रही है। इसके साथ में मेन पावर को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इस वर्ष के बजट में मैंने घोषणा करी थी, हमने 2000 नए डॉक्टर की भर्ती करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने कह दिया था। और साथ में 2018 की जो एएनएम की व जीएनएम की भर्ती थी, उसमें दिक्कतें आ रही थी। बहुत लंबे अरसे से हमारे जेएनएम और एएनएम भर्ती होने वाले जो नौजवान हैं वो लगातार मांग भी कर रहे थे और सरकार की इच्छा थी जल्दी इनकी भर्ती शुरू हो जाए। कुछ कोर्ट केसेज हो गए थे, तो सरकार ने फैसला किया कि 3,674 कोर्ट केसेज के कारण रोकते हुए बाकी जो है लगभग 9,000 एएनएम और जीएनएम की भर्ती, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने का स्वास्थ्य मंत्रालय एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ ने निर्देश जारी कर दिए। तो जल्दी वो भर्ती होगी तो हमें इससे कोरोना जंग में लड़ने में आसानी रहेगी और मेन पावर मिल जाएगा। आज सेंट्रल टीम आई थी सुबह, उनसे बातचीत हुई है। उनको मैंने वही जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ,
या मैंने पीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था इकोनॉमिक स्थिति को लेकर के राज्यों की और केंद्र में किस प्रकार केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, वो तमाम बिंदुओं को मैंने डिस्कस किया उनके साथ में। एसेंशियल कमोडिटीज और गेहूँ विशेष रूप से गोदाम भरे पड़े हैं एफसीआई के, और कोई आदमी भूखा रहे देश के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमने कहा कि आप गेहूँ जो है, जो गेहूँ मांगे उसको गेहूँ दीजिए आप, चाहे उसका नाम नेशनल जो एक्ट बना हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें उसका नाम जुड़ा हुआ है अथवा नहीं जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड है या नहीं है, सबको गेहूँ मिलना चाहिए। ये भारत सरकार के पास गेहूँ की कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, रबी की फसल आ चुकी है, मार्केट के अंदर कृषि मंडी खुल चुकी है, खरीदारी शुरू हो चुकी है, गेहूँ की कमी आगे भी नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उस कमेटी के सामने हमने मजदूरों की जो समस्या है उसकी तरफ भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया। किस प्रकार से शॉर्ट नोटिस में 4 घंटे की नोटिस, रात को 8 बजे अनाउंस हो गया कि 12 बजे लॉकडाउन है। इससे वो तबका बर्बाद हो गया जो मध्यम क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, जो प्लेन सर्विस यूज नहीं कर सकता था। जो 5 दिन का समय दिया गया प्लेन को, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी का भी कहा गया, तो क्या कारण था कि लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस में कर दिया गया, तो जो प्लेन और ट्रेन में नहीं जा पाए वो कैसे जाते। आज वो सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने, हमारे सामने जो है, वो इसीलिए बनी हुई है। इतना असंतोष उन लोगों में, इतना डिप्रेशन आ रहा है, इतना चिंताग्रस्त है, कोई सोच नहीं सकता। और राजस्थान के बारे में कह चुका हूँ कि राजस्थान प्रवासियों के इतने फोन आए हैं, हर व्यक्ति की मांग यही है कि हमें किसी प्रकार से आप राजस्थान बुलाइए, गांव भिजवाइए हमें। वो हमारे दुख सुख के साथी हैं। अकाल सूखे में हमेशा उन्होंने साथ निभाया राजस्थान के गांव वालों का। गायों का चारे का प्रबंधन करना हो, पीने के पानी की योजना में पैसा देना हो, रोजगार की बात हो, कभी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। वो राजस्थानी प्रवासी आज सबसे ज़्यादा दुखी है। इस बात की चिंता हम सबको है। हम चाहेंगे कि जैसे मैंने कल आपको कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की है गृह मंत्री जी से, उन्होंने आज मुझसे वादा किया था कि मैं कल आपको जवाब दूंगा, अभी तक तो जवाब आया नहीं उनका। पर इसको भी हमने सुबह वाली कमेटी जो आई थी केंद्र सरकार की, उसके सामने में रखा है, आप हमारी भावनाओं को केंद्र में पहुंचा दीजिए। तो मजदूरों की बात हमने करी, कोटा की बात हमने बता दी उनको, कोटा में छूट मिली है भारत सरकार से, हमने मांग करी थी। तो आज करीब करीब सभी राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी तैयार हो गया है और उत्तराखंड भी अपने लोग ले गए, गुजरात की सरकार तैयार है, अधिकांश सरकार तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, मेरी कल बात हुई थी नीतीश कुमार जी से और ममता बनर्जी से, 2 लोग तैयार नहीं हैं। वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमारे लाखों मजदूर जो है बैठे हुए हैं पूरे देश के अंदर, उनकी अपनी सोच है। पर हमने तो ऑफर कर दिया, हमारी तरफ से जैसा सहयोग आप चाहते हो हम लोग बसों में भेज सकते हैं उनको, और कोई सहयोग आप चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। पर जो बच्चे 16 साल से 22 साल की उम्र के हैं, उसकी उम्र कम है, मजदूर तो फिर भी मैच्योर है उम्र के हिसाब से भी, पर बच्चे जो बच्चे ही होते हैं वो किराए के मकान में लेके रहते हैं, वो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के और बिहार के, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अलग बात है। परंतु बाकी राज्यों ने स्वीकार किया है कि हम अपने बच्चों को ले आएंगे और ले आने लग गए हैं। धन्यवाद। इस वक्त तक के सभी वाइटल अपडेट को समाहित किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन
के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो हमारे बीच में मीडिया के साथी हैं उनमें डॉक्टर यश गोयल द ट्रिब्यून से है, कपिल भट्ट राष्ट्रीय सहारा से है, श्री हमजा खान इंडियन एक्सप्रेस से है, योगेश शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज से है, न्यूज इंडिया से, यादवेंद्र शर्मा राष्ट्रदूत से, मनु शर्मा इंडिया न्यूज से, देव अंकुर इंडिया टुडे न्यूज, मुरारी गुप्ता दूरदर्शन, वत्सन जी हैं न्यूज 24 से और जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी से। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा सर की अनुमति से डॉक्टर यश गोयल को कि वो अपनी बात रखें। जी नमस्ते। नमस्कार सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल आवाज देगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आई आवाज यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 राज्यों में जयपुर को भी गिना है कि यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना का बहुत बड़ा संकट है, उसके लिए टीम भी आई है, सब कुछ है। और दूसरा ये हुआ है कि रैपिड जो टेस्ट किट थे वो एक तरह से फेल हो गए। इस रैपिड जो टेस्ट किट थे इसके लिए WHO ने भी बहुत क्लियरली लिखा था इनकी रिलायबिलिटी नहीं है। USA ने भी इस किट को नहीं माना, उसके बावजूद इंडिया ने इनको मंगाया और इसको करा। पहली चीज तो अभी पिछले दिनों 28 मार्च को राजस्थान सरकार ने 7 जो एक्सपर्ट्स थे मेडिकल के उनकी एक टीम बनाई थी कि वो विशेषज्ञ काम करेंगे। तो उन्होंने क्या ये रिपोर्ट नहीं दी? उनकी क्या रिपोर्ट है पिछले 1 महीने में? केंद्रीय टीम जो आई है उसके साथ में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। वो चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस होम से, एसीएस हेल्थ से मिल चुके थे। मुझसे चर्चा बहुत लंबी हुई और बहुत ही ज़्यादा वो लोग इस बात को लेके प्रशंसा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने देखा है 1-1.5 दिन के अंदर, अभी 2 दिन और रहेंगे वो लोग, और जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उस पर मोहर लगाई गई है, राजस्थान सरकार उसी के अंतर्गत सब काम कर रही है। और रामगंज हो या जोधपुर हो, जोधपुर में जो इलाके नागौर गेट के हैं या आसन उदय मंदिर के हैं या और कोई इलाके हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है, रामगंज के अंदर भी जो प्रॉब्लम आई है, तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम लोग जोन बना करके, जैसे मैंने कहा 48 जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं, उस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वही इसको रोक रहे हैं जहाँ पर बीमार ज़्यादा आए, आपस में मिलजुल करके रहने लग गए लंबे समय तक, उसके कारण ये संख्या बढ़ी है। और रैपिड एक्शन टेस्ट जो फेल हुए हैं वो तो मैं आपको कह ही चुका हूँ कि ये जो स्थिति है अनफॉर्चुनेट है। अगर भारत सरकार इसको अगर समय रहते हुए मेरी बात मान जाती तो ये नौबत नहीं आती। भारत सरकार अगर, जो मैंने पीएम को कहा था कि आप इसमें आईसीएमआर ने जिसे रिकमेंड कर प्रोटोकॉल जारी किया ही था आईसीएमआर ने, तो पर हमारे यहाँ भी डॉक्टर हरिबाबू पवार की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी, उसने भी रैपिड टेस्ट को एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट मानकर रिकमेंड किया था। तो ये जो रिकमेंडेशन ऐसे नहीं हुई थी, बाकायदा यहाँ की कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, आईसीएमआर की गाइडलाइन के आधार पर हम लोग आगे बढ़े थे। और भारत सरकार अगर पहले, जो मैंने 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी, अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करती भारत सरकार, जांच पड़ताल करके करती किस मुल्क में कौन सी क्वालिटी के रैपिड टेस्ट के किट मिल रहे हैं, कहाँ अच्छे वेंटिलेटर मिलेंगे, कहाँ पीपीई मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के, तो सेंट्रलाइज परचेज होती, वो राज्यों को बांटते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उस कमी के कारण से आज ये तकलीफ हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो दुखद है।
Thank you, sir. इसमें एक बात इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जो रैपिड टेस्ट की जगह अमेरिका ने भी कल से एंटीबॉडी टेस्ट लागू किया है। एंटीबॉडी टेस्ट उन्होंने रैपिड को तो रिजेक्ट किया हुआ है, और जो अपनी रिकमेंडेशंस आई हैं यहाँ डॉक्टर्स की, वो भी एंटीबॉडी टेस्ट की आई हैं। उसी से कई चीजें हम लोग बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि एंटी इम्यूनिटी है या नहीं है। पब्लिक की हमारी मेडिकल टीम ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने राय दी है, वो भी कही है, और जो भी हमारी मेडिकल टीम ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने राय दी है, वो भी कही है। वो तो मालूम है, वो तो ये जो टेस्ट ये तो है, ये जो टेस्ट वो तो मालूम है, ये जो टेस्ट ये तो है, मतलब ही एंटीबॉडी टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट का मतलब ही एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट जो है, ये देखिए बात सुनिए, एक मरीज के अंदर जब देखिए बात सुनिए, एक मरीज के अंदर जब कोविड एंटर कर जाता है तो 7 दिन के अंदर वो ग्रो कर जाता है, और उसके बाद में जब टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तब तक, और वही कहलाता है कि ये एंटीबॉडी डेवलप हो गई, इसका मतलब ये कोरोना का पेशेंट है। इसी रूप में इसको आगे बढ़ाया गया था। अमेरिका की बात करो चाहे दुनिया किसी मुल्क की बात करो, एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब ही है रैपिड टेस्ट करना कम समय के अंदर, यही था। थैंक यू सर, थैंक यू यस गोयल जी। मैं अब राष्ट्रीय सहारा के कपिल भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि अब जो है बिना लक्षणों के जो कोरोना के रोगी आ रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, उनके लिए अब क्या, क्योंकि अब रैपिड जो टेस्ट है वो तो हो नहीं रहे, उसके लिए क्या आगे? ये तो हम लोग तो जो अगर रैपिड टेस्ट की जो स्थिति बताई मैंने आपको, उसकी बजाय हम लोग पीसीआर के जो टेस्ट पक्के टेस्ट होते हैं उनको हम लोगों ने, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है और बढ़ाते जा रहे लगातार। हम चाहते हैं, हमारा टारगेट 10,000 टेस्ट प्रतिदिन तक करने का है। मशीनरी प्रोक्योर करने के प्रयास जारी है पूरे देश के अंदर, क्योंकि बिना लैब के इक्विपमेंट के संभव नहीं होगा। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि बिना लक्षण के, ये पूरी दुनिया के मुल्कों में 50% से ज़्यादा लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव होते हैं। हमारे यहाँ पर 80% तक है इस देश के अंदर। इसलिए हम चाहेंगे कि टेस्ट पे ज़्यादा जोर दें, जिससे कि बिना लक्षण के पेशेंट भी काबू में आ सके, समय पर उनका टेस्ट हो सके और समय पर बढ़ने से रुक सके कोरोना। ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसलिए भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाएंगे और रोकने का प्रयास करेंगे इस कोविड-19 को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्टडी आज तक हमने करीब 57,000 से क्या 61,500, अभी तक आपको जान के खुशी होगी 61,500 टेस्ट हमारे यहाँ हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और अब हमने तय किया, अगर ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो हम लोग चाहे दिल्ली भेजना पड़े चाहे और कहीं भेजना पड़े, तो हम लोग चाहेंगे कि समय पर उसका परिणाम आए और कन्वे कर दिया जाए जिसको पॉजिटिव आया उसको, और उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। जिनको क्वारंटाइन भेजना है वो एक्टिविटी भी साथ साथ में चलती रह सकती है। अगर मालूम पड़ जाता है कि फला व्यक्ति को फला मोहल्ले के अंदर कोरोना प्लस आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो उसके आसपास लोगों को जिनको क्वारंटाइन करना है, जिनके टेस्ट करवाने हैं, सब काम आसानी से हो सकते हैं। यही अप्रोच हमारी रहेगी आगे भी, इसको हम अप्रोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसी के अंतर्गत तो मैंने कल भी कहा आपको, जो कॉन्टैक्ट वाले सही हैं लोग, उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल सुपर स्पीडर कहलाते हैं, जो लोग होम डिलीवरी करते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय हो, दूध वाले हों, सब्जी वाले हों, किराना दुकान वाले हों, इन सब का बड़ी संख्या में हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे। और हम लोग ये अपना अप्रोच जारी रखेंगे आगे भी। इसके लिए हमने भारत सरकार को कहा है कि हमें अधिक से अधिक किट मिलने चाहिए। पीसीआर के अंतर्गत जो किट होता है
जिसके बगैर संभव नहीं है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, उसके बगैर ये आपका पीसीआर टेस्ट भी नहीं हो पाता है। उस किट की कमी है देश के अंदर। हमने आईसीएमआर को रिक्वेस्ट करी कि वो हमें किट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। मैनी थैंक्स सर। धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट साहब। मैं अब इंडियन एक्सप्रेस से श्री हमजा खान से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात। नमस्कार। सर, पहला सवाल तो आपकी जो वार्ता हुई थी कल केंद्रीय गृह मंत्री से, उससे था, उसका आपने जवाब दे दिया है। सर, दूसरा एक सवाल ये था कि आप हमें विस्तार से काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो प्रदेश है उसके फाइनेंस पर काफ़ी नुकसान हुआ है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही तकरीबन 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है और केंद्र भी जो आपने 1 लाख करोड़ की अनुदान की जो मांग रखी थी, केंद्र ने उस पर भी कुछ जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा प्रदेश सरकार अपने वित्त का अनुबंधन कर रही है और आने वाले सप्ताहों में और महीनों में इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? आपने ठीक कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में 3,500 करोड़ और 19-20 पूरे साल का देखें तो करीब 18,000 करोड़ का राजस्व कम हुआ है। बहुत चिंताजनक बात है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अन्य हम जब रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से तो साथ में आर्थिक पैकेज की बात अवश्य करते हैं। आर्थिक पैकेज का ये मायना नहीं है कि सब हम ग्रांट मांग रहे हो उनसे। हमने 3-4 प्रस्ताव उनको दिए थे। किस प्रकार जो लोन देते हैं, भारत सरकार सीमा बांधती है लोन की, जीडीपी की 3% उनको 5% करें। किस प्रकार आरबीआई जो वेज एंड मीन्स के लिए लोन देती है वो विदाउट इंटरेस्ट दे। किस प्रकार जो बकाया है राज्यों पर, चाहे वो आरबीआई के थ्रू हो, आरबीआई खुद का हो या और कोई, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे कोई लोन बकाया है तो तमाम बकाया को 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उनको विदाउट इंटरेस्ट मॉनिटोरियम में रख दे, जिससे कि राज्यों में भार नहीं पड़े। और ग्रांट बड़े रूप में देनी पड़ेगी राज्यों को, क्योंकि उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ आंकड़े मेरे पास मीडिया से आए हैं कि आपको याद होगा स्टिमुलस पैकेज दिया था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जब मिस्टर प्रेम मुखर्जी थे वित्त मंत्री, तो जीडीपी का 3% उस वक्त में सरकार ने पैकेज दिया था, जीडीपी का 3%। और अभी जो हालात है, दुनिया के मुल्कों ने जो घोषित किए हैं, यूएस ने जो फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज घोषित किया है $2 ट्रिलियन का, मतलब 10% ऑफ जीडीपी। जर्मनी ने किया है 15% जीडीपी का, 50 लाख करोड़ रुपए का, 750 बिलियन यूरोज। यूके ने किया है 470 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का, मतलब 15% जीडीपी का, 45 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर। और जापान ने भी 989 बिलियन यूएस डॉलर का किया है और फ्रांस ने 15% जीडीपी का किया है। तो हम तो उसके आगे में टिकते ही नहीं हैं। 0.8%, अभी 1,75,000 करोड़ का जो कहा है, 0.8% ऑफ जीडीपी। आप सोचिएगा, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से क्या लॉकडाउन का बड़ा निर्णय करना बड़ा आसान काम है, और खोलना बड़ा मुश्किल काम होगा। खोलना ही मुश्किल होगा, 6 महीने लगेंगे इंडस्ट्री को वापस चालू होने के लिए। 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जैसा बिजनेस होगा, छोटा बड़ा। एमएसएमई का होगा तो कम टाइम लगेगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सोच सकते हैं किस रूप में भारत सरकार को राज्यों के साथ मिलकर के ये संघीय ढांचा देश के अंदर केंद्र राज्य मिलके ही संविधान के अंतर्गत सब फैसले करते हैं और करने चाहिए। तो बिना आप अगर राज्यों की सलाह लिए हुए फैसले करेंगे तो कई बार तकलीफ आएगी, जैसे तकलीफ आ रही है अभी हमें। 4 घंटे पहले रात को 8 बजे 12 बजे लॉकडाउन। अगर आप थोड़े राज्यों से सलाह ले लेते, जैसे बाद में आपने ली, अभी एक्सटेंड करते वक्त में ली, अगर पहले सलाह लेते तो मेरे ख्याल से और अच्छे ढंग से जो फीडबैक मिलता राज्यों से उनको, भारत सरकार को,
उसके अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री जी को आसानी होती घोषणा करने के लिए। आनंद फानंद के अंदर फैसले कर लिए, उसके नतीजा देश भुगत रहा है। चारों ओर चिंता लगी हुई है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आगे भारत सरकार को अभी से दो बातें मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक तो ये कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलता है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी हमें एडवांस के अंदर, क्या क्या कदम भारत सरकार उठाए, क्या कदम स्टेट गवर्नमेंट उठाए, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे अन्य तरह के सुविधाओं के हों, छूट देने के हों, लोन देने के हों, जो भी करने हों, पहले आपको बताना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, वरना फिर हम 1 तारीख को कहेंगे हम इसको और बढ़ा सकते हैं। उसकी बजाय मैं चाहूँगा अभी से विचार विमर्श शुरू हो जाए। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कमेटी बनवाई थी, 2 कमेटी बनवाई थी, उसमें एक कमेटी आर्थिक रूप से स्थिति कैसे वहाँ पर मजबूत, उस पर भी है। तो मैं चाहूँगा सबकी रिपोर्ट के आधार पर सब राज्य सलाह करके प्रधानमंत्री जी पुनः आगे की घोषणा करें। आगे हमें इसको खोलना है तो इसके क्या क्या स्टेज रहेंगे और किस किस स्टेज में क्या क्या कार्रवाई होगी, उस रूप में हम खोलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ तक मैंने आपको उदाहरण दिए कुछ देशों के, अगर हिंदुस्तान के अंदर भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी हो गई है देश की, अलग तरह की समस्याएं हैं। यहाँ दूसरे देशों की तरह बीपीएल और जो यहाँ बने हुए और देशों में शायद नहीं होंगे, वो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो। हमारे यहाँ तो एपीएल बीपीएल बन गए अब तो, और बीपीएल जो है भूखे मरने की स्थिति में आ रहे हैं। ऐसे हालातों में आपको सबको सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे और भारत सरकार को आर्थिक रूप से बड़े पैकेज देने की घोषणा करनी पड़ेगी, सरकारों को भी, इंडस्ट्री को भी, ट्रेडर्स को भी, सबको भी, तब जाके गाड़ी पटरी पर आएगी। धन्यवाद। मैनी थैंक्स सर। हमजा खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फर्स्ट इंडिया से योगेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ही कठिन समय से आप गुजर रहे हैं अभी, और बहुत ही राजस्थान की सरकार बहुत मजबूती से मुकाबला कर रही है। 1.5 साल सर सरकार को हो चुका है, और अब सवाल ये उठता है कि जो मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का वचन पत्र, आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, अभी 70 से 75% उस मैनिफेस्टो को पूरा होना बाकी है। तो क्या कोई रोड मैप बनाया पॉलिटिकली, उसको किस तरह से करेंगे, विकास के एजेंडे पर जो काम अधूरे हैं वो कैसे होंगे, एक बड़ा सवाल है। और मैनिफेस्टो को पूरा करना सोनिया जी ने भी आपको जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह से होगा सर? देखिए, ये तमाम बातें आपको कोरोना को पूछनी पड़ेगी, कोरोना से पूछनी पड़ेगी। ये तमाम घोषणा पत्र कब पूरे होंगे, वादे कब पूरे निभाए जाएंगे, बजट घोषणा कब पूरी होगी, अभी इसके लिए वक्त है और वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अभी आपको हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी है, और उसमें मैं समझता हूँ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आप तमाम पत्रकारों को मैं कहना चाहूँगा, आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में 50-50 पत्रकार एक साथ में कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। राजस्थान बच के रहे, ये मेरी आपसे सलाह है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री आपका माइक ऑन कर लीजिए। इस मुहिम को लेकर, हाँ जी, आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ नहीं। कोई भूखा नहीं सो, एक बड़ी मुहिम आपने चला रखी है। राजस्थान के आप पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस तरह की मुहिम चलाई है, तो क्या सर इसको रोजाना चेक किया जा रहा है कि वाकई में कोई भूखा नहीं सो रहा राजस्थान में? आपके हेल्पलाइन नंबर पर फोन उठ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, किस तरह से सर चेक हो रहा है? ये पूरी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। मैंने कोई 400-500 फ़ोन किए होंगे राजस्थान के अंदर,
पूछ रहे हैं अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए कि बाय एंड लार्ज सभी लोग संतुष्ट हैं, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान की है कि राजस्थान में आज जो हमने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसी रूप में सब लोगों ने सहयोग किया है। भामा साहब ने भी, सोशल वर्कर्स ने भी, जिला परिषद के माध्यम से सरकार ने जो बड़ी घोषणा की थी, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, आपके पास लिखी हुई होगी, कोई कमी नहीं रखी है। सभी लोग कंफर्टेबल है और कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इक्का दुक्का तो शिकायत आती है तो हमारे कॉल सेंटर है, शिकायत आती है तो हम उनको ठीक कर देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अब न्यूज इंडिया से नीरज शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना बिंदु रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज आपने जोधपुर के पूर्व पार्षदों से और वर्तमान पार्षदों से फीडबैक लिया है, क्या आप वहाँ नागौरी गेट और उदय मंदिर जो थाना क्षेत्र हैं उनके लिए कोई विशेष निर्देश देंगे? क्योंकि लोग जो हैं अभी भी बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। आज पुलिस कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए गए, इस तरह की स्थिति बनी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको कि जोधपुर के अलावा भी फीडबैक कई जगह मैंने लिए हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि सब लोग संतुष्ट हैं बाय एंड लार्ज सब व्यवस्थाओं से। और ये कर्फ्यू वाली जो पॉलिसी है जो भीलवाड़ा में अपनाई गई थी, वो आधार है सब जगह का। अब उसमें कई बार शिकायत आती है कि कहीं कर्फ्यू में लोग निकल जाते हैं या पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कल ही डीजी पुलिस को निर्देश दिए हैं, पूरे राजस्थान में सख्ती से आप इसको पालन करवाएं। जहाँ कर्फ्यू लग जाता है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, इसके अंदर कोई लिहाज नहीं हो। क्योंकि ये तो जिनके जो तकलीफ पा रहे हैं कर्फ्यू के अंदर, उनकी जीवन रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो जिनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, उनको खुद को आगे आगे सेव करना चाहिए। घरों में बंद रहने में क्या तकलीफ होती है सब समझ सकते हैं। और पूरा मुल्क घरों में बंद है, क्वारंटाइन में है एक प्रकार से। ऑफिशियली नहीं है तो समझ लीजिए कि इम्पोज्ड है, क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया है देश को और प्रदेश को। इसलिए उनको पूरा सेव करना चाहिए। और जोधपुर के लिए मैंने ये कहा है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्टनेस रखें वहाँ पर जहाँ कर्फ्यू लगे हुए वहाँ पर, और उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ घटनाएं जो आई है सामने, जो आपने इशारा किया, जो पत्थरबाजी हो, चाहे वो मिसबिहेव करने की बात हो, वो तमाम लोगों में कहना चाहूँगा, जब आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान की रिस्क पर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स हो या मेडिकल के वेटरनिटी के लोग हों, उनका कोई मुकाबला नहीं। उनको जितना हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम लोग मेडिकल परिवार के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हों, टेक्नीशियन हो, जो भी हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। 2-2.5 महीने होने आए हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस के कांस्टेबल तक लगे हुए, सड़कों पर लगे हुए हैं, उनके भी परिवार हैं। सरकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं जिनको ड्यूटी दी गई है कोरोना से जंग के लड़ाई लड़ने की। तो क्या हमारे जो आम लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए उतरे मैदान में, क्या वो थोड़ा अनुशासन नहीं रख सकते? क्या पूरी तरह अनुशासन का पालन करना चाहिए उनको। और जो मिसबिहेव करेगा उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद नीरज जी। मैं राष्ट्रदूत से यादवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना सवाल रखें। नमस्ते सर। नमस्कार भैया। सर मेरा सवाल 2 पहलू में है। एक तो पहले टेस्टिंग को लेके, आपने जैसे बताया कि अभी न्यूक्लियर टेस्ट की किट्स की कमी है, तो पहले तो ये जानना चाहता था कि कितने हॉटस्पॉट्स हैं राजस्थान में और वहाँ पे कितनी टेस्टिंग की जाएगी
और अब जैसे कि अब न्यूक्लियर टेस्ट किट्स की कमी है, तो ये कैसे प्रोक्योर होंगे, ये भी क्या सेंट्रलाइज सिस्टम से आए जाएंगे। और दूसरा सवाल है कि अभी संडे से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो इसके अभी तक कितने लेबरर्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया है इनटू एम्प्लॉयमेंट, कितनों को करा जाएगा थ्रू अदर स्कीम्स जहाँ पे सरकारी निर्माण के थ्रू काम दिया जाएगा, और कितनों को वापस बाहर भेजने की अनुमति दी जाएगी। और MSMEs के लिए और बड़े उद्योगों के लिए आपने क्या फीडबैक दिया है सरकार को कि क्या अभी हमको इसके लिए सहायता देनी चाहिए? देखिए, अभी 19 जिले हैं जहाँ करीब 45 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 2-4 संख्या बढ़ती घटती रहती है। 93 थाने उसके अंदर आते हैं। ये हॉटस्पॉट है हमारे। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया उसमें अभी जल्दबाजी है, क्योंकि कल तो ये कोई प्रतिस्पर्धा तो है नहीं। जो जैसे वो उनको खुद को जो स्थिति खुद की होगी उस ढंग से वो खुद आगे आएंगे। हमारी तरफ से कोई कंपल्सरी नहीं कि आप सब दुकानें खोल दो या आप दुकान इंडस्ट्री चालू कर दो। हमने उनको खाली मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट दी है। तो एकदम कहना ठीक नहीं रहेगा कि कितने लोग आ गए, अभी कोई इसकी गिनती नहीं है। अभी तो वो लोग आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं अपने उद्योगों की। MSME वाले वो अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तत्काल जानकारी नहीं मिलेगी, पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा और जो अनुमति लेने लायक होंगे, क्योंकि जिनके प्रीमाइसेस में मजदूर रह रहे हैं उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और जो इंडस्ट्री वाले मजदूरों को बाहर से लाना चाहेंगे, पास बनवाना चाहेंगे, अनुमति लेंगे उद्योग विभाग की, तब मालूम पड़ेगा कितने मजदूर और आ रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि नहीं करते इसमें काफ़ी हद तक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम चाहेंगे कि लॉकडाउन जब समाप्त हो उसके बाद में सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से हम चाहेंगे चालू हो। सरकार उनकी तकलीफ़ों के उनके साथ खड़ी मिलेगी उनको हर कदम पर। अपने स्तर पर भी भारत सरकार से जो सहयोग की वो अपेक्षा करते हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे। हम चाहेंगे राजस्थान में आर्थिक गतिविधियाँ ढंग से चालू हो सकें। थैंक यू सर। यादवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब इंडिया न्यूज़ से मनु शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के सवाल था। आपने सबसे पहले लागू किया, लेकिन अब जब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है तो लोगों के मन में एक शंका है कि कहीं मेहनत खराब ना चली जाए, क्योंकि लगभग 36 घंटे हो गए हैं तो देखने में आ रहा है कि लोग सख्ती से पालना नहीं कर रहे हैं इसकी, जो पहले नियमों की पालना कर रहे थे। तो क्या फीडबैक निकल करके सामने है आपके पास में, और कोई डायरेक्शंस और जारी करने वाले हैं इसके बाद? देखिए, सरकार जो है इसको चाहेगी कि लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन को इसी रूप में, पहले मैंने कल ही आपको कहा है, मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब ये नहीं 20 तारीख के बाद में आप सब घरों के बाहर आ जाएं। आपको पहले की तरह बिहेव करना है जो पहले कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी गई है और शहरी क्षेत्रों में जहाँ मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं उनको छूट दी गई है। और बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि लोग जो है उसको उस रूप में लोग अपना बिहेव कर रहे हैं। और जैसा आपने ध्यान दिलाया, कुछ जगहों पर हो सकता है कि बिना मास्क के बाहर आ गए हों लोग, तो हम लोगों ने भी बहुत कड़ी व्यवस्था कर रखी है। हम कार्रवाई करने में मैं समझता हूँ कि कोई, मैंने पहले भी कहा आपको कि इसमें सख्ती बरती जाएगी, कोई लिहाज काम नहीं आएगी। अगर भीलवाड़ा में लिहाज होती तो आप सोचो कि आज भीलवाड़ा मॉडल नहीं बनता। तो आज हर पूरे जिलों को सोचना पड़ेगा, लोगों को, रहने वालों को, कि भीलवाड़ा में अगर रूथलेसली काम हुआ तब जाके भीलवाड़ा मॉडल कहलाया है और लोग बच गए। आज वहाँ पर सभी नेगेटिव आ गए हैं, मतलब भीलवाड़ा आज एक प्रकार से मुक्त हो गया
कोरोना पेशेंट, एक आधा पेशेंट बाहर से आ जाता तो अलग बात है, अभी बाहर से एक पेशेंट और आ गया था वहाँ पर, वो अलग बात है। वरना भीलवाड़ा में जो ओरिजिनली 27 पेशेंट की स्थिति बनी थी वो समाप्त हो गई। हम चाहते राजस्थान की कल्पना आपके हमारे दिल में ही है और प्रदेशवासियों के दिलों में ही होना चाहिए, राजस्थान में कोरोना मुक्त कैसे बने। वो अगर बनाना है तो हमें खुद को अनुशासन रहना पड़ेगा और उसके पालन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए चाहे अरेस्ट करना हो तो आज अभी तक आप देख लीजिए कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं। कुल राज्य में कुल अरेस्ट भी 7,738 लोग अरेस्ट हुए अभी तक। व्हीकल के चालान हुए हैं 1,73,000 व्हीकल के चालान हुए हैं और 94,000 व्हीकल जब्त हुए हैं और 2,59,00,000 रुपए का जुर्माना हुआ है और 1,652 लोगों को गिरफ्तार किया गया है निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर। कुछ लोग सोशल मीडिया में भी हरकतें करते रहते हैं, वो भी 144 लोग अरेस्ट हुए हैं और 146 FIR लॉन्च हुई है। तो हम इस मामले में चाहेंगे कि जो हालात बने हैं देश के अंदर उसमें किस प्रकार से हम लोग सब मिलके कार्रवाई करें। पर जैसे मैंने आपको कहा 45 जगह पर कर्फ्यू पहले 49 पे था, उसी प्रकार से भीलवाड़ा के अंदर जो पहले स्थिति थी 0 पे आ गई थी, फिर एक पेशेंट बाहर से आया, फिर 3-4 संख्या बढ़ गई। तो ये छुटपुट घटना तो चलती रहेगी। बाद के जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू को मालूम है आपको, जब आया था 9-10 के अंदर तो उसकी साइकिल चलती है, एक साल बढ़ जाते हैं, मृत्यु होने की संख्या बढ़ जाती है, दूसरे साल तो गायब हो जाती है। तो ये कोरोना का क्या रूप लेता है कोरोना वायरस, ये टाइम बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकता अभी इसको। थैंक यू सर। मनु शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपको। मैं इंडिया टुडे न्यूज से श्री देव अंकुर से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। गुड इवनिंग सर। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जो छात्र आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उनको लेकर प्रदेश की सरकारों से बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे थे कोटा में वो वापस जा चुके हैं, बाकी कुछ अन्य प्रदेश के जाने वाले हैं, वो प्रोसेस जारी है। सर सवाल आपसे ये है कि ये जो तत्परता दिखाई जा रही है बच्चों को लेकर, यही तत्परता प्रदेश में मजदूरों को लेकर क्यों नहीं दिखाई गई? लाखों की तादाद में मजदूर जो कि उतने सक्षम नहीं हैं जितने बच्चे हैं और काफ़ी परेशानियों को झेल रहे हैं, उसके बावजूद यही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई मजदूरों को लेकर? केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश बिल्कुल आए थे बच्चों को लेकर यूपी के, पर उसी प्रकार की जो डिस्कशन हो सकती थी वो केंद्र के साथ मजदूरों को लेकर क्यों नहीं की गई? ये जो आप कह रहे हो शिकायत हमारी है केंद्र से। प्रधानमंत्री जी को खुद को कहा गया, गृह मंत्री को कल हमने कहा है, 4-5 बार पत्र लिखे गए हैं, लगातार आपके माध्यम से हम मांग उठा रहे हैं। मीडिया का अपना महत्व होता है, पूरे देश के अंदर मीडिया को मालूम है कि सरकारें, राज्य की सरकारें चाहती है कि मजदूरों का आदान प्रदान जल्दी हो। तो पूरे देश का मीडिया हो चाहे राज्य सरकारें हो, सभी अभियान चला रही है, तब भी अभी भारत सरकार के समझ में नहीं आ रहा है। ये तो शिकायत हमारी है, जो आपकी शिकायत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देता हूं देव अंकुर जी को। अब मैं दूरदर्शन से मुरारी गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा सवाल हमजा खान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है। तो सर जब ये कोरोना वायरस का संकट खत्म हो जाएगा ऐसा हम मान के चलते हैं, तो उसके बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आप लोगों ने कोई सर ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया है कि फिर से हम रूटीन में आ सकेंगे? और इसके साथ साथ केंद्र से हमको किस तरह की एक अपेक्षा, सहयोग की अपेक्षा है सर? देखिए, मैंने आज सुबह कमेटी में जो आई थी केंद्रीय कमेटी, उसको भी मैंने कहा है कि आपको रिपोर्ट देनी चाहिए। हमारी भावना है कि ये जो अभी तो सोशल वर्कर, भामाशाह और स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी बड़ी तादाद में
अपने पेंशन भी, फ्री गेहूँ भी, और 2500 रुपये प्रति मजदूर डेस्टिट्यूट जो दिए, सारा लोग हैं उन सबको दिए, और जो कुछ कर सकते हैं सरकारें कर रही है। उनको सूखा राशन पहुंचा रही है, उन घरों पहुंचा रही है। तो अल्टीमेटली इसके लिए जैसे गरीब कल्याण योजना लाए केंद्र के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई है, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, उनको दायरा बढ़ाना चाहिए। और जो राज्यों के फीडबैक मिलता है उनको, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग तरह की होती है। दक्षिण के राज्यों के अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है, उत्तर के अलग है, पूर्व के अलग है। उनके हिसाब से उनको गरीब जो कोष बना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष, मैं समझता हूँ उसके हिसाब से उनको छूट देनी चाहिए। वहाँ के लोगों को किस प्रकार, आपको जहाँ ज़्यादा मजदूर है, जहाँ ज़्यादा कारीगर है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं और ढंग के हैं, उस ढंग से आपको ऐसी योजना बनानी चाहिए। तब जाके आप लंबे समय तक, कम से कम 4-6 महीने तक तो उनको आसान नहीं रहे, जब तक कि वो काम पे लग जाए, महीने 2 महीने के अंदर उनको मजदूरी मिलने लग जाए, तब तक सरकार को इमदाद करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुरारी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं न्यूज़ 24 से श्री वत्सन जी से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, भारत सरकार और आपके निवेदन या कहें निर्देशों के बाद ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर में भी आज बैठे हैं सर, लेकिन इस दौरान कालाबाजारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। एक भी दुकान, शायद आपके पास भी शायद एक ऐसी कोई दुकान की सूची नहीं होगी जो कि बराबर दाम पे लोगों को उसकी जरूरत की चीजें दे रहे हो। आटा, दाल, चावल की बात है जो मध्यम वर्ग के लिए खरीदने जाना पड़ता है सर। तो क्या आपके, क्योंकि आपने टोल फ्री नंबर भी दिया है, उन लोगों को हिदायत भी दी है, कई बार बोला कि ऐसा मत करिए, नैतिकता का पालन करिए, लेकिन शायद एक भी दुकान की सूची आपके पास भी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या, अब लॉकडाउन के बाद कई और दुकानें भी खुली है, ऐसे लोगों के लिए सख्त गाइडलाइन या इन लोगों पर कार्रवाई की कोई आपकी योजना है? सेकंड, जो किसान लोग हैं सर, वे आजकल देखा गया ट्रैक्टरों में सामान रख के गलियों में लेके आ जा रहे हैं, तो क्या इन किसानों से सीधे इसी तरह से सामान गलियों में बिकवाने की आप लोग व्यवस्था करेंगे क्या? सर एक और सवाल है जो शायद आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है सर। आपने हमेशा बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाना ही कोरोना का एक सबसे इस वक्त का तरीका है कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। देखा गया सर, कई लोग काम पे निकले, लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन जो आपने किया, कई लोग भी बाहर आए हैं जो जरूरत के काम से जुड़े हैं। क्या उन लोगों को रेगुलर हर जगह, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर जगह हर रोज काढ़ा पिलाने की कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा सर। कम से कम घर से निकलते तो सब यही बोलते हैं कि कम से कम काढ़ा तो पी लिया करो, लेकिन 1-2 दिन आपने कोशिश भी की है हर जगह। मेरा ये आयुष विभाग ने इस काम को अपने हाथ में लिया हुआ है, रोज पिला रहे हैं और रोज वो काढ़ा पिला रहे हैं जो पीना चाहते हैं। आयुष विभाग अलग, उनकी जो नेटवर्किंग बनी हुई है जिलों में और गाँव में, उसके हिसाब से काम चल रहा है। पर ये काम आयुष विभाग अपने स्तर पर कर रहा है, जिनको इस पर विश्वास है वो पी भी रहे हैं। तो ये इस पर कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते इसमें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा कि जो कालाबाजारी करते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरू में स्टैंड ले रखा है, बहुत सख्त स्टैंड ले रखा है, और अभी तक 94 FIR दर्ज हुई है और 288 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, 288 के। इसके अलावा जो मास्क और सैनिटाइजर है, इसी कालाबाजारी रोकने के लिए भी करीब 3000 दुकानों के निरीक्षण किए गए और 316 प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें से 301 प्रकरणों में 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो सरकार अपने स्तर पर इसको लगातार लागू कर रही है, आगे भी सख्त रहेगी। कालाबाजारी को बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी किसी कीमत, बल्कि हम तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, सुध के लिए युद्ध। कोरोना के ख़त्म होते ही हमारा जो अभियान चलेगा वो चलेगा, शुद्ध के लिए युद्ध चलेगा, जो पहले चला था पहले भी, अब हम इसको बड़े रूप में चलाने जा रहे हैं। और तो और, क्योंकि अब जानते हो कि ये जो मिलावटखोर जो है, मिलावटखोर, उनके ऊपर सख्त से सजा हो, जितनी सजा वो कम है, वो ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोगों की। इसलिए हमने तय किया है कि अब जो है सरकार
शुद्ध के लिए युद्ध बड़े रूप में ऑर्गेनाइज वे में चालू करेगी। उसके लिए हमने जो लैब होती है, टेस्टिंग लैब, अभी 5-6 लैब है राजस्थान के अंदर, कम पड़ रही है। हम चाहेंगे उनकी संख्या बढ़ाएं। 2 लैब तो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग लगा रहे हैं जल्दी। बाकी लैब स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीदेगी और खरीद के हम चाहेंगे कि और ज़्यादा लैब लगे राजस्थान में, करीब 10-15 लैब हो एक साथ में, जिससे कि क्योंकि सैंपल लेने के बाद में टाइम पे आप पूरी जांच नहीं कर पाओ, कार्रवाई नहीं कर पाओ, तो कोई मायने नहीं रखता सैंपल लेने का और भय नहीं बैठता लोगों के अंदर। तो इस अभियान को हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं। इस अभियान को कोरोना की समाप्ति पर हम लोग शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान में और ये मॉडल बनेगा देश के अंदर, शुद्ध के लिए युद्ध। सवाल भी था सर इसमें कि क्या किसानों को मौका मिलेगा, उनकी फसल आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे सर? क्या किसानों से भी जुड़ा एक सवाल था, क्या किसानों की फसल को बेचने का कोई व्यवस्था करवाएंगे? और राशन की दुकान की बात नहीं थी सर, यहाँ पर आम किराने की दुकान की बात थी जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हैं सर, उनके खिलाफ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महंगे चीजें बेच रहे हैं सर। उसका भी हम दिखवाते हैं कार्य क्या कर सकते हैं। और मंडियों के लिए मैं आपको कल राज्यों को विस्तार से, मंडियों की संख्या बढ़ाई गई है, 1500 लाइसेंस दिए गए, खुद गांव में जाके खरीद सकें, किसानों को उत्पाद को खरीद सकें। तो मैं समझता हूँ वो आपका क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। वत्सन जी बहुत शुक्रिया। मैं अंतिम प्रश्न के लिए आकाशवाणी के जितेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार भैया। सर मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था उसका यश गोयल जी ने कमेटी से संबंधित था जो सेंटर की आई है, लेकिन मेरे जहन में एक प्रश्न और था। सर जो स्थिति अभी आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, रोजाना पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, हमारे स्टेट का जो स्टेटस है वो क्या है? क्या हम जो 3rd स्टेज जिससे डर रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, क्या हम 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं क्या सर? एक तो ये सर, और दूसरा सर कई जगह से कई जो जिले हैं उनमें अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कई जिलों से शिकायत भी आ रही है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया जा रहा है या उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेटेड किया जा रहा है सर, तो उनको जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की, खाने की, वो तक नहीं मिल पा रही सर। ऐसी कई जगह से शिकायत आती है। कुछ जिलों में अच्छा काम है। तो यदि हमारे नंबर बढ़ते हैं सर पेशेंट्स के, तो क्या हम सर, कई जगह ऐसी भी शिकायत आई है कि सर लोगों को, पूरे परिवार को उठा लिया, वहां से एक पेशेंट आते ही उनके साथ छुआछूत जैसा, मतलब कि कौन खाना देने जाए उनको, कौन पानी देने जाए, इस प्रकार का भेदभाव भी कुछ जगह से इसी प्रकार की शिकायत आई है सर। तो सर जब हमारे पास नंबर बढ़ते हैं यदि पेशेंट्स के, तो हमारी क्या तैयारियां हैं? देखिए शिकायत आती है तो उसका निराकरण करते हैं। 181 में कोई शिकायत कर सकता है, करनी भी चाहिए। तो ये तो इतने बड़े काम के अंदर हो सकता है जो आप कह रहे हो, उसमें कोई शिकायत भी आई होगी, मैं इनकार नहीं कर सकता। आती है तो उसका निपटारा भी करते हैं। इसमें सरकार की मंशा साफ है। और बाकी तो टीमें जो आई है उसको मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी टीम को हम लोगों ने पूरा ब्रीफिंग किया है और वो संतुष्ट भी हैं और संतुष्ट होके जाएंगे, क्योंकि इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर है कि कोई भी आके देखेगा तो लगेगा कि हाँ ये राजस्थान का जो मॉडल है पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या हम 3rd स्टेज में पहुंच गए हैं? 3rd स्टेज में पहुंच गए हैं क्या सर? हमारा स्टेटस क्या है सर अभी? ये जो आपने कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली बात कही है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लक्षण नहीं है। अभी आप अगर विश्लेषण करेंगे पूरा इसका, और हमारा आईटी विभाग कर भी रहा है, तो आप पाएंगे कि एक जो क्लोज ग्रुप है, परिवार का है, पड़ोसी का है, उसके आसपास के इलाकों में ये फैला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रही हो। पर फिर भी मेरा मानना है कि ये जो साइलेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, बिना सिम्टम के आ रहे हैं, इसको हमें वॉच करना चाहिए। वॉच हम कर रहे हैं। क्या ट्रेन बनती है, इसको हम विश्लेषण और करवाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च भी करवाएंगे आपस में, किस प्रकार से ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ये पूरे देश में भी और दुनिया में भी ये सिम्टोमेटिक आने लग गए हैं कोरोना के पेशेंट। तो कब जाके वो कोरोना उनमें प्रकट होगा या नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ रिसर्च का विषय है।
इसकी जानकारी प्राप्त करते जाएंगे हम लोग और मॉनिटर करते जाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।